गुड मॉर्निंग बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और ओमेगा प्रो क्लासेस आपके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम लेके आया है। और देखिए उस प्रोग्राम में हम जो आपको बताने जा रहे हैं, हमारा जो मोटो है कि आपके केमिस्ट्री का मिस्ट्री कैसे सॉल्व किया जाए। और उस केमिस्ट्री के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आपके लिए दो स्पेशल थिंग है। तो बच्चों घबराएंगे नहीं, आएंगे स्क्रीन पर और देखिए ये दो चीजें आपके लिए क्या है। ये दो चीजों में जो पहली चीज है वो 11th और 12th के लिए फ्रेशर्स बैच है। 11th और 12th के लिए फ्रेशर्स बैच है। और नीट एवं आईआईटी के लिए नीट एंड आईआईटी के लिए रेसर्स बैच है। तो दो चीजें लेकर का है, एक फ्रेशर्स और दूसरा रेसर्स। तो फ्रेशर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएंगे आज हम केमिस्ट्री के। और उस केमिस्ट्री की मिस्ट्री में सबसे पहले चलते हैं हम लोग फ्रेशर्स पर। और फ्रेशर्स की जो बात करेंगे तो उसमें आते हैं हम कि 11th में उनको क्या क्या पढ़ना होगा, 12th में उनको क्या क्या पढ़ना होगा, और किस तरह के बुक को उनको पकड़ के रखना होगा और किस बुक के माध्यम से उनको चलना होगा। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक होता है वो आपका होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसको तो जरूर हम लोग फोकस करेंगे, इसे छोड़ना ही नहीं है, एकदम पकड़ के रखना है। छोड़े इसको तो फिर समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। पकड़ के रखे तो मजा आ जाएगी, और ऐसी मजा आएगी कि हमारे केमिस्ट्री के सारे मिस्ट्री जो है बहुत आसान हो जाएगी। दूसरी चीजें हैं नीट एंड आईआईटी के लिए। तो इसमें बच्चों हमने सोचा है कि आपको जो 2000 से लेकर के 2024 और जो है और 25 तक की जो बात करेंगे, जो अभी एग्जामिनेशन होने भी वाले हैं, उसके क्वेश्चन तक का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे अगर हम लोग 26 में एग्जाम देंगे तो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए जो क्लास 11th में केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले क्लास 11th जो है उनके सिलेबस के बारे में, जो केमिस्ट्री का क्या सिलेबस होगा और इसकी मिस्ट्री को कैसे देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 11th के मिस्ट्री पर, दैट मीन्स केमिस्ट्री पर। तो बच्चों क्लास 11th का जो आपका केमिस्ट्री होगा, क्लास 11th में वो आपको देखने की जरूरत है कि आप सभी भी जानते हैं क्लास 7th की जो केमिस्ट्री होगी उसके 3 पार्ट्स, जो कि आप लोग बचपन से ही 9-10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो केमिस्ट्री का 3 पार्ट आप सभी को पता है कि आपको 3 पार्ट से रूबरू होना होगा। पहला उसमें है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा जो आपके लिए है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और चौथा जो आपके लिए है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो है बच्चों 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे 11th क्लास की जो केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री है उसके बारे में। इस फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका आता है जिसका नाम होता है मूल कंसेप्ट, जिसको हम कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 1, जिसको कहते हैं, बच्चों मैंने शुरू में ही कहा था कि हम एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी के थ्रू, क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स हैं और आपको फ्रेश करते हुए, रिफ्रेश करते हुए हमको आगे बढ़ने की जरूरत हो जाती है। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 आपके फिजिकल केमिस्ट्री की, जो मैंने पहले भी कहा था आपका, ये फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग देखने जा रहे हैं। इस फिजिकल केमिस्ट्री जो कि 11th का फिजिकल केमिस्ट्री होगा, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री।
मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री बताने जा रहे हैं। वैसे एनसीईआरटी में देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन एक्चुअली में वो चैप्टर जो है आपको सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस करता है, इसीलिए मैंने लिखा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद देखिएगा जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो वहां भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, उसका नाम होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घुसेंगे तो वहां भी जो पहला चैप्टर शुरू करेंगे एनसीईआरटी में, उसका नाम होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों इस तरह से हम जो पहला ये बना रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का, चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इसीलिए हम यहां लिख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में, ये चैप्टर नंबर 1 का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो चर्चा करने जाएंगे, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज होता है बच्चों, उस टॉपिक का नाम होता है, इसका जो सब टॉपिक आएगा उसमें आपको पहला ए में आ जाएगा मूल कंसेप्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को जानने के लिए मूल कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये आपका मूल है, आप सभी पढ़ते हैं फिजिक्स में, जब आप पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वहां पर आपको 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई जाती है, और उसमें से सबसे लास्ट सम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में आप देखते होंगे मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस आता है। तो उसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा उसका जो यूनिट होता है वो मोल होता है। जो कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ केमिकल जो होंगे, जितने भी केमिकल सब्सटेंस होंगे उसके अमाउंट्स का मेजरमेंट करेंगे, इसीलिए उसका ऐसा यूनिट हम लोग उठाते हैं मोल। तो इसीलिए हम सबसे पहले उसमें चर्चा करते हैं मोल का। तो मोल कॉन्सेप्ट पहला जो टॉपिक हो जाएगा आपका इसमें, उसका नाम होगा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक जो होगा इससे रिलेटेड, मूल कंसेप्ट से रिलेटेड जो बातें हो जाएंगी, इसमें ढेर सारी टॉपिक होंगे मूल कंसेप्ट के अंदर, सब टॉपिक जिसको हम लोग कहेंगे। तो उसमें सब टॉपिक्स से पहले हम आपको दूसरा टॉपिक बता देंगे। इसमें आ जाएंगे दूसरा टॉपिक में इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आ जाएंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद बच्चों जो टॉपिक नंबर सी होगा, इसमें तीसरा टॉपिक जो हो जाएगा इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जो तीसरा टॉपिक होगा वो टॉपिक हो जाए आपका स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री आप जानते हैं, स्टोइचियोमेट्री का भी मतलब आप सभी को हम बताएंगे भी इसमें कि स्टोइचियोमेट्री में करना क्या है। एक्चुअल में केमिकल सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसका रियल कैलकुलेशंस भी यही होते हैं, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हाउ मच प्रोडक्ट एंड हाउ मच रिएक्टेंट्स आर फॉर्म्ड उसका कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 1 ग्राम कार्बन दे दिया, उसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप करेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सही बात है। तो चलिए इन सारे चीजों पर चर्चा करते हुए सबसे अब जो नेक्स्ट टॉपिक, इसका जो सबसे पहला टॉपिक है उसका जो नाम होता है मूल कंसेप्ट, तो हम लोग मूल कंसेप्ट की चर्चा करेंगे। मूल कंसेप्ट की चर्चा करेंगे। तो मूल कंसेप्ट में बाबू जो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि भाई ये मूल होता क्या है। तो मैंने बच्चों अभी बातों में आपको एक मिस्ट्री बताई थी, और वो मिस्ट्री था कि मूल इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। बस एक सिंगल लाइन में बोल देना है। मूल के बारे में अगर हमको बोलना है, बस एक सिंगल लाइन बोल देंगे, मूल इज द SI यूनिट ऑफ
मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। आप एक चीज देखे होंगे, यहां मैंने एक वर्ड मिस किया है, उस मिस करने का रीजन है क्यों किया है। मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो यहां अमाउंट की बात करते हैं हम लोग। ये जो मेजरमेंट होगा केमिकल सब्सटेंस का, ये जो आप देख रहे हैं मेजरमेंट, इस मेजरमेंट के अंदर हम लोग अमाउंट की बात करेंगे। तो अमाउंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अमाउंट मास भी होता है, अमाउंट वॉल्यूम भी होता है, अमाउंट डेंसिटी भी होता है, अमाउंट मोल भी होता है। उसकी मेजरमेंट हम लोग यहां पर करते हैं। तो चलिए यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मेजरमेंट में किसका मेजरमेंट करना है? तो मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं किसका मेजरमेंट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मेजरमेंट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, किसका? तो ये एटम्स का कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का कर सकते हैं, कंपाउंड का कर सकते हैं, सही बात, आयंस का कर सकते हैं, रेडिकल्स का कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयंस, पहले दे देते हैं आयंस, रेडिकल्स, ईटीसी कर दीजिए। यहां पर इन सारे चीजों का क्या करें हम लोग? पार्टिकल्स के बारे में भी मेजरमेंट करते हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं। आप काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी क्या है? ये जो बात करें 1 2 3 5 8, ये सभी क्या है? 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 जो करते हैं हम लोग, क्या है ये सभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में चर्चा होती है। तो वो भी एक तरह का मेजरमेंट ही है। करते ना कि 2 पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स, मेजरमेंट ही है। दूसरी जो बात करेंगे इसके अंदर, वो आ जाता है मेजरमेंट का। मेजरमेंट शब्द का मैंने कहा था कि हम ये नहीं लिख सकते हैं अमाउंट। अमाउंट डिफरेंट तरीके हो सकता है। अमाउंट नंबर भी होता है, अमाउंट मास भी हो सकता है, अमाउंट वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस पर कंफ्यूज नहीं करना हमको कि सर ये मेजरमेंट जो लिख रहे हैं तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट मैंने बताया नंबर, संख्या का भी जो करते हैं ना कि भाई ये 4 बुक है आपके पास, एक अमाउंट कहते हैं कि आपके पास कितने सोना है भाई, या कितने लॉकेट्स हैं, कितने रिंग है, ये रिंग कितने टाइप के हैं आपके पास? आपके मेरे पास 3 रिंग है। ये भी एक अमाउंट हुआ, ये भी एक मेजरमेंट हुआ। अब दूसरी बात कर रहे हैं यहां पर हम जो कर रहे हैं वो है मास की बात है। मास ऑफ, अगर करेंगे हम कर सकते हैं एटम्स। चलिए थोड़ा सा कैपिटल था, थोड़ा स्मॉल करते हैं, थोड़ा जगह कम है, आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, अब आपको सारी चीजें समझ में आती जा रही होंगी। मास ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयंस एंड रेडिकल्स, ये करते हैं हम लोग। अब यह एक क्वेश्चन उठता है, सर इस मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग मोल के हेल्प से वॉल्यूम भी निकालेंगे 100% निकालेंगे। मैंने कहा था ना, एक टॉपिक उसमें था जो आपको अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए इधर चलेंगे हम लोग तो आएगा ही। हाँ, आप देखेंगे यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा था फिजिकल केमिस्ट्री में, सबसे लास्ट जो टॉपिक बनाया था उसका नाम क्या था? स्टोइचियोमेट्री। इसके अंदर हम लोग मोल के हेल्प से वॉल्यूम निकालते हैं, मोल के हेल्प से मास निकालते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। लेकिन किसमें? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, समझ रहे हैं ना? इंडिविजुअली किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम हम लोग मोल के हेल्प से नहीं निकाल पाएंगे जब तक उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो। तो तब तक उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट्स का हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली चाहेंगे कि मोल के हेल्प से हम किसी का वॉल्यूम निकाल लें, यहां पर खास करके इस चैप्टर के अंदर, तो वो संभव नहीं होता है। हम लोग स्टोइचियोमेट्री में उसकी गणना करते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पर समझाया जाता है। तो बच्चों ये मैंने कहा अभी आपसे कि मास ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड रेडिकल्स, ये भी मेजरमेंट इसके अंदर करते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कुछ चीजें जो छिपी हुई रहती है, मैंने कहा था शुरू में भी,
केमिस्ट्री मीन्स इस केमिस्ट्री होती है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो छिपी हुई होंगी, जिसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो कर रहे हैं कि वॉल्यूम की बात जब करते हैं, मूल कंसेप्ट के अंदर आप वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो ये वॉल्यूम मेरा चला जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स as well as ions and radicals। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे होंगे आप यहां पर, मैंने रेडिकल्स, एक महत्वपूर्ण चीज यहां देखिए कि मैंने छोड़ दिया होगा। इसमें क्या छूटा हुआ है? अब देखिए जनरली हम लिखते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, आयंस, रेडिकल्स। ऊपर में भी देखिए होंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कंपाउंड, रेडिकल्स। लेकिन लास्ट में मैंने एक चीज को छोड़ा है, वो क्या छोड़ दिया है? वॉल्यूम ऑफ एटम्स को। वॉल्यूम ऑफ एटम्स को हम लोग मूल के थ्रू नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हम स्टोइचियोमेट्री की गणना करते हैं तो वहां पर सिर्फ कंपाउंड और मॉलिक्यूल की चर्चाएं होती है, और कंपाउंड और मॉलिक्यूल के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम भी उसका मूल कंसेप्ट के अंदर निकाल पाते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं इस पर। तो इस तरह की एक छोटी सी मिस्ट्री मैंने आपको बताई है, इस मिस्ट्री को ध्यान में रखना है, इस मिस्ट्री को ध्यान में रखना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिस्ट्री होने वाला है आपके लिए। तो मैंने सबसे पहले कहा कि मूल के बारे में एक छोटी सी चर्चा की थी, जो कि आप सभी समझ भी चुके हैं कि मूल, कोई पूछेगा व्हाट इज मोल, तो आपको सिर्फ एक लाइन बोलना है, ये एक एसआई यूनिट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस के लिए। उस मेजरमेंट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो उसमें मैंने लास्ट में एक पॉइंट बताई आपको कि मूल के हेल्प से हम लोग जो वॉल्यूम निकालते हैं, एटम्स की वॉल्यूम को निकालना संभव नहीं है। इसका कारण भी है बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है किसी भी मटेरियल का, इतना स्मॉलेस्ट होता है कि इसको फाइंड आउट करना उतना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब जो आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये है मूल के बारे में जब चर्चा करेंगे तो जनरली आप देखे होंगे, जैसे हम एक छोटी सी बात करेंगे, 1 डोजेन होता है। तो ये 1 डोजेन का मतलब समझते हैं आप लोग? जनरली देखेंगे 1 डोजेन मीन्स हाउ मच क्वांटिटीज, किसी चीज का संख्या कितना लेते हैं हम लोग, कितनी संख्या लेते हैं, नंबर कितने लेते हैं? 12 बोलते हैं। तो 1 डोजेन इज इक्वल टू 12 होता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर हम यहां लिखते हैं 1 डोजेन एप्पल, 1 डोजेन एप्पल लिखते हैं, तो अगर यहां हम ये लिख दें 1 डोजेन एप्पल के बदले में अगर हम यहां पर ये लिख दें 12 एग्स, तो क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? कतई सही नहीं होगा। आप लोग भी जानते हैं, सर क्या लिख दिए यहां पर 1 डोजेन एप्पल इक्वल टू 12 एग्स, ये तो गलत है। तो जो क्वांटिटीज, जो मटेरियल यहां रहता है उसी के बारे में यहां लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे बच्चों, इस पर ध्यान देना है। जैसे यहां अगर हम 1 डोजेन एप्पल की बात कर रहे हैं तो 12 एप्पल्स लिखने हैं, 12 एप्पल्स लिखना है। उसी तरीके से अगर हम 1 डोजेन पेन लिखते हैं, समझिएगा हम कुछ बताना चाह रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है, यह भी कुछ छिपा हुआ है। मैंने कहा था ना मिस्ट्री है ये एक तरह का, उस मिस्ट्री में देखिए क्या क्या छिपा हुआ है, कैसे हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। 1 डोजेन पेन है इक्वल टू कितना पेन्स हो जाएगा? 12 पेन्स लिखेंगे। यहां एप्पल नहीं लिख सकते, पेन के बदले में एप्पल्स तो नहीं लिख सकते। 1 डोजेन पेन इक्वल टू 12 पेन्स। उसी तरह से 1 मोल अगर लिखते हैं हम लोग तो 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, 23 पार्टिकल्स। देखिए ये संख्या है एक तरह का पार्टिकल्स। अगर हम जिस तरह से देखिए 1 डोजेन इक्वल टू 12 पार्टिकल्स लिखे थे, यहां भी पार्टिकल्स लिख सकते हैं, 12 पार्टिकल्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहां भी आप 12 पार्टिकल्स लिख सकते हैं। उसी तरह से 1 मोल इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। बच्चों ध्यान देंगे इस पर।
अब एक बात देखने वाली बात है, अगर हम यहां लिखते हैं 1 मोल, तो मोल किसको मेजर करता था, मैंने शुरू में ही बताया था, अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस क्या हो सकता है, वो एटम्स हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, वो कोई कंपाउंड हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, रेडिकल्स हो सकते हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है यहां पर। 1 मोल, अगर हम एटम लिखेंगे 1 मोल एटम, तो ये इक्वल टू कितना ले लेंगे, ये ले लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। क्या लिखेंगे, एटम्स लिखेंगे या मॉलिक्यूल्स लिखेंगे या पेन्स लिख देंगे। तो बच्चों मैंने शुरू में कहा था कि जो मटेरियल यहां रहेगा मोल के बाद, उसी मटेरियल का यहां पर प्लूरल शब्द लिखा जाएगा। क्योंकि आप एक संख्या, बहुत सारी संख्या को, ये 10⁻23 मींस क्या हो गया, 10 पर आप 23 जीरो को बैठाते हैं, उतनी सारी संख्याएं हैं आपकी। तो यहां पर के 1 मोल एटम इक्वल टू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है, एक एटम तो है नहीं, यहां पर इतने सारे एटम्स की बात हो रही है। एटम्स मतलब एक छोटी सी चीजें सीखी, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी आप लोगों ने, कि इस साइड में अगर हम लोग सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं, यहां अगर सिंगुलर में रहेगा, सिंगुलर में, तो यहां पर हम लोग इसका प्लूरल ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। यहां अगर सिंगुलर शब्द रहेगा तो यहां पर इसका प्लूरल रहेगा। अगर एटम रहेंगे तो एटम्स लिखाएंगे, मॉलिक्यूल रहेंगे तो मॉलिक्यूल्स लिखाएंगे, आयन रहेंगे तो आयंस लिखाएंगे, अगर हम संख्या की बात करते हैं। अब इसको दिया कौन था, एक बहुत ही अच्छे केमिस्ट थे, उनका नाम एवोगाड्रो साहब था, और एवोगाड्रो साहब ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये संख्या दी थी। इसी संख्या को हम लोग, ये जो संख्या देख रहे हैं बच्चों, इसी संख्या को हम लोग, ये जो संख्या है, इसी संख्या को हम लोग बच्चों एवोगाड्रो संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एवोगाड्रो संख्या। तो बच्चों देखिए, मैंने कहा कि ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, तो यहां जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया है, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये नंबर जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो नंबर है आपके लिए, इस नंबर को एक स्पेशल केमिस्ट ने दिया था, उनका नाम था एवोगाड्रोस। ये एवोगाड्रो सर का दिया हुआ था, ये एवोगाड्रो सर ने दिया था, और ये बहुत ही महान केमिस्ट हुआ थे अपने समय के, काफ़ी खोज है इनकी, उन्होंने बहुत कुछ केमिस्ट्री में प्रोवाइड किया। आज जो कुछ भी हम जान रहे हैं हमारे या आपके द्वारा, या कोई नई चीज़ें नहीं है, ये सब ऑलरेडी पहले से इन लोगों के द्वारा दिया जा चुका है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ये जो देखेंगे बच्चों, तो आइए देखते हैं, ये 6.022 इंटू 10⁻23 को शॉर्ट वे में, जो शॉर्ट टर्म में है, इसको शॉर्ट टर्म में हम लोग NA से सिंबलाइज करते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि सर एवोगाड्रोस जो नंबर था, ये जो आप बताए थे सर ये एवोगाड्रोस नंबर है, ये एवोगाड्रोस नंबर की बात जो आप कर रहे थे, तो N तो बाद में लिखा हुआ है, A तो पहले लिखा हुआ है। तो चूंकि आपको पहले संख्या दिखाई देती है, एवोगाड्रो सर नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो छिपा हुआ चीज है। पहले क्या दिखाई दिया हमें, संख्या दिखाई दे रही ना, इसलिए पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद उनको बताएंगे भाई हाँ आप हैं, है ना, ये बताना है हमको। ये नहीं बताना है कि ठीक है पहले एवोगाड्रो जाएगा, नंबर कहाँ भाई, एवोगाड्रो लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो पहले संख्या, उसके बाद उनका नाम आता है, उन्होंने संख्या दिया, वही संख्या का इस्तेमाल करते हैं। क्या मोल बराबर एवोगाड्रो लिखते हैं हम लोग कहीं पर भी, 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो लिखे हैं कहीं, देखिए तो कहीं पर लिखा हुआ है क्या, नहीं ना। 1 मोल इक्वल टू मैंने एक संख्या लिखी है, इसीलिए पहले N लिखेंगे, देन उनका जो एवोगाड्रो साहब का, चूंकि उनको सम्मान देने के लिए हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा ए नीचे में, ताकि सबको पता चले कि एवोगाड्रो साहब की ये देन है। तो बच्चों ये याद रखेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू, ये जो है NA एवोगाड्रोस नंबर होता है। इसको हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लेंगे। बातें समझ में आ गई आप लोगों को। तो आज एक छोटी सी चीज हमने बताई, और हम अपने फ्रेशर्स के लिए, जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर में रेसर्स हो जाएंगे, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बताई आपको। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।